हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज का इस वीडियो का टॉपिक है मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स 2। एक्चुअली मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो वोकैबुलरी सेक्शन का होता है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में जो भी वर्ड आते हैं वो वोकैब से रिलेटेड होते हैं। वैसे पिछली बार वाले ग्रामेटिकल भी कुछ बातें हुई थी वर्ड्स के साथ कि उसका ग्रामेटिकल यूज़ कैसा होगा, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होगा, पर आज केवल वोकैब पर आधारित है। ग्रामर को हम लोग टच नहीं करेंगे, अगर थोड़ा हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली फोकस रहेगा वोकैबुलरी पे। ओके, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मैंने करीब 40 प्लस वर्ड्स को इसमें लिया है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कैसे डिस्क्रिमिनेट करें, उनके अर्थ को कैसे अलग अलग समझें थ्रू पिक्चर्स, और कहीं पे निमोनिक ट्रिक की ज़रूरत होगी तो वो भी दूंगा, रूट वर्ड ज़रूरी होगा तो वो भी दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, वरना सारी बात आप नहीं समझेंगे। अगर आप 10 मिनट देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे तो उतना ही समझेंगे, पूरा देखेंगे तो पूरा समझेंगे। तो ये वर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे एनडी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स हो। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर काम कर सकूं, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं, मुझे मोटिवेशन मिले, आपका सपोर्ट मिलेगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं एक नई ऊर्जा के साथ आपके लिए बेहतर काम कर सकता हूं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, वर्ड्स एक्चुअली दो आएंगे, कहीं 3 भी होगा। तो जो वर्ड्स है वो है एसेटिक एंड स्टोइक। तो दोस्तों ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनके मीनिंग में अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। और आप अगर एसएससी के या बैंकिंग के एस्पायरेंट स्टूडेंट हैं तो आपने ये वर्ड पहले देखा होगा। ये वन वर्ड में ज़रूर आते हैं, कभी कभी एंटोसिनो में भी आ जाते हैं। तो आज इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो एसेटिक का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, हिंदी में हम इसको ब्रह्मचर्य कह सकते हैं, यानी वह व्यक्ति जो ऐसा जीवन बिताता है जो बिल्कुल ही सादा हो, सिंपल हो और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो दूर हो, भौतिकता से या भौतिकवादी जीवन ना जीता हो। जिसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये आप यहाँ देखिए नन, आप इसको पहचान रहे होंगे, ये एक नन है जो चर्च में होती हैं और ये बिल्कुल ही सादा जीवन जीते हैं। इवन कि ये जो होते हैं ये शादी नहीं करते, दे डोंट गेट मैरिड होल लाइफ, पूरे जीवन ये शादी नहीं करते। तो इनका जीवन कैसा होता है? एसेटिक होता है। इसी तरह के लोगों को एसेटिक कहते हैं। ठीक है, तो एसेटिक का मतलब जो सिंपल जीवन जीता है, डिफ़िकल्ट जीवन जीता है। सिंपल है इसलिए डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट देखने वाले को लगता है कि ये बिना मैरिज के कैसे रह सकती हैं, तो ये डिफ़िकल्ट ही है, पर इनको ऐसा करना पड़ता है आचरण, तो ये उनके लिए सिंपल होगा। पर हमारे लिए डिफ़िकल्ट है मानना कि ये ऐसा जीवन कैसे जी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक इमेज दिया एक नन का, जो आप यहाँ देख रही हैं, एक साध्वी, हिंदी में नन को आप साध्वी कह सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक निमोनिक ट्रिक भी दे देता हूँ। निमोनिक ट्रिक ये है एसेटिक, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मान लो कोई आदमी बहुत ही कठोर जीवन जी रहा है, चटाई पे सोता है और बिल्कुल सादा खाना खाता है, तो आदमी जो देखता है वो कहता है यार ऐसे तुम कैसे जी लेते हो, तुम्हें ऐसा नहीं जीना चाहिए, तुम अपने आप के साथ सही नहीं कर रहे हो। तो वो क्या कहता है? वो कहता है यार ऐसे ही ठीक है। देखो यहाँ पे एसेटिक, ऐसे ही ठीक है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, यानी मैं एसेटिक हूँ। तो ऐसे ही ठीक हूँ, एसेटिक हूँ। क्लियर है? आप ये निमोनिक ट्रिक याद कर लेंगे। ऐसे ही मैं ऐसे ही ठीक हूँ, यानी मैं क्या हूँ? एसेटिक हूँ।
ठीक है। तो या तो आप ये नन का इमेज माइंड में प्रिंट कर लें, छप लें, बल्कि छप गया होगा, क्योंकि जो भी इमेज आप देखते हैं वो आपके माइंड में आपको बताए बिना छप जाते हैं। अब जब भी आप ये एसेटिक वर्ड देखेंगे तो आपको ये नन याद आ जाएगी, या अगर निमोनिक ट्रिक की ज़रूरत हुई तो वो भी याद आ जाएगा। ऐसे टिक, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो तब कहते हैं जब आप किसी एक राह पे चल पड़े हो, भले वो दूसरों को मुश्किल लग रहा हो पर आपके लिए वो ठीक है, तो आप कहते हो भाई नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं किसी ने कहा भाई सोफे पे बैठे हो, ज़मीन पे क्यों बैठते हो, नहीं भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो मतलब आप कैसा जीवन जी रहे हो, सिंपल जीवन जी रहे हो, आपको गद्दा और बहुत ही कुशन वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप कठोर लाइफ जी रहे हो, तो यू आर एसेटिक। तो आई होप आप एसेटिक को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगला वर्ड ले लेते हैं स्टोइक। स्टोइक मतलब संत, इसको हिंदी में संत कहते हैं, संत या साधु। तो इमेज के लिए मैंने जो लिया है इमेज इस वर्ड के लिए, वो आप देखें, ईसा मसीह जो है, जीसस क्राइस्ट, इनका इमेज मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप इनको जानते हैं, दुनिया सेंट या संत के नाम से जानती है। तो ईसाइयों के ये संत हैं, ये उनके भगवान हैं। ओके, तो संत को आप ईसा मसीह या आप कोई साधु बाबा को जानते हैं, या उनका इमेज भी आप माइंड में रख सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान जो एक्चुअली स्टोइक होता कौन व्यक्ति है, वो व्यक्ति होता है जो किसी भी तरह के पेन या प्लेजर यानी दर्द या खुशी से परे होता है, उसको हम स्टोइक कहते हैं। यानी अगर कोई जी रहा है, पैदा हुआ तो उसको कोई मतलब नहीं, कोई मर गया उसको कोई गम नहीं, ठीक है, न किसी बात का खुशी है न किसी बात का गम है, उसको हम स्टोइक कहते हैं। तो जो साधु संत लोग होते हैं वो इन भावनाओं से परे होते हैं। ओके, तो ऐसे लोग जो प्लेजर एंड पेन से परे हैं, उनको किसी बात का गम नहीं, खुशी नहीं, कोई मुख्यमंत्री बन गया तो भी ठीक, कोई मर गया तो भी ठीक। अभी सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली तो दुनिया अफसोस मना रही है, संतों को क्या परवाह, उनके लिए सब मामूली बातें हैं, वो जानते हैं ये दुनिया नश्वर है, सबको एक दिन जाना है। तो ऐसे लोग कौन से होते हैं, ऐसे लोगों को स्टोइक कहते हैं, ठीक है। तो इमेज के तौर पे आप किसी संत को याद कर लें, संत कोलंबा है, संत स्टीफन है, बहुत सारे संत होते हैं। अब इनको इस वर्ड को निमोनिक ट्रिक्स आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ST लगा हुआ है। ओके, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो संत वर्ड होता है उसका शॉर्ट फॉर्म में ST यूज़ होता है, जैसे ST स्टीफन, तो यहाँ पे ST लगा देते हैं हम लोग, तो ST से संत हो जाता है। तो आप जब ST देखेंगे तो आपको संत याद आएगा। और संत कौन होता है, जो घर द्वार छोड़ चुका है और हर सुख दुख के विचार से, भावना से परे हो जाता है, वो होता है संत, ठीक है। तो ST से संत याद हो जाएगा, स्टोइक का संत। और ऐसे ही ठीक हूँ, यानी आप ऐसे टिक हो, क्योंकि ऐसे ही ठीक हो तो यू आर एसेटिक। तो आई होप कि मुझे आपको ये वर्ड्स दोनों अच्छे से याद हो जाएंगे, प्लस इनके बीच जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि मैं आपके लिए दूसरे एग्जाम्पल सेट कर सकूं, ठीक है। चले फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, पैनिक वर्सेज सैड। तो अक्सर इन दोनों में भी कन्फ्यूज़न होता है, और मैं आपको यहाँ सैड के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सैड को जानते ही होंगे। जैसे और इमेज काफ़ी है, ये आदमी देखिए यहाँ पे सैड है, जो एक टेबल पे बैठा हुआ है, किसी बात का दुख होगा। तो अगर आप दुखी हो तो यू आर सैड, सिंपल, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ आते हैं पैनिक। पैनिक और सैड हालांकि दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन पैनिक का सेंस थोड़ा अलग होता है, ठीक है। क्या अलग है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पैनिक का मतलब होता है लूज कंट्रोल, कंट्रोल खो देना। जब आदमी किसी बात पर अपना आपा खो देता है, अपना संयम खो देता है, तो वो पैनिक हो जाता है, ठीक है। हाँ, पैनिक की वजह से सैड हो सकता है, बट पहले वो पैनिक होगा। तो अगर आप किसी बात पर बहुत गुस्सा हो रहे हो तो यू आर पैनिकिंग। ओके, अब यहाँ इमेज देख लीजिए, इमेज में एक आदमी जो है फ़ोन पे चिल्ला रहा है। हो सकता है वो अपने वेटर पे गुस्सा हो रहा हो, अपने कर्मचारी पे गुस्सा हो रहा हो, तो वो क्या हो रहा है, अपने आपा को खो रहा है, अपने कंट्रोल को खो रहा है, तो वो पैनिक हो रहा है। तो पैनिक का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल, कंट्रोल खो देना, ठीक है। अब चलो इसके लिए हम एक निमोनिक ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी। तो भाई किसी को बहुत कस के प्यास लगी है, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, और
उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, उसका स्टाफ नहीं है या चपरासी नहीं है, तो वो फ़ोन करके कह रहा है भाई पानी लाओ, और वो काफ़ी चीख के कह रहा है कि पानी लाओ, तो पानी पैनिक, ठीक है। तो पानी ना मिलने की वजह से आदमी क्या हो गया, पैनिक हो गया है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है, परेशान हो गया है, अपना कंट्रोल वो खो रहा है। हो सकता है कि वो गुस्से में आके कुछ भी कर दे, ठीक है। तो पैनिक को आप दो तरीक़ों से ऐसे याद रख सकते हैं, या तो ये इमेज जिसमें एक अपना लूज कंट्रोल किए हुए, कंट्रोल को खोए हुए इंसान दिख रहे हो, प्लस आप पानी से भी याद कर सकते हो कि पानी नहीं मिलने की वजह से ये थोड़ा पैनिक हो गया है। थोड़ा क्या, आप देख रहे हो कि बहुत पैनिक हो गया है। तो आई होप पैनिक एंड सैड का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है इल्यूजन वर्सेस एल्यूजन। इसमें इल्यूजन आई होप कि आपको पहले से पता हो। इल्यूजन को हिंदी में हम भ्रम कहते हैं, ये भ्रम है, यानी जो दिखता है वो होता नहीं है। तो अब यहाँ देखिए कि आप देख रहे हो कि एक प्लेट है, प्लेट में किसी लड़की का सिर है, हेड है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिर काट के वहाँ रखा गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक इल्यूजन है, केवल देखने में ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ जो दिखने में लगे पर वैसा होता नहीं है, वो इल्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो इल्यूजन क्लियर हो गया। अब इसका हम एक निमोनिक ट्रिक अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि ये आप देखिए LUS, तो LUS को आप ले लीजिए LOOSE, लूज, ठीक है, लूज, इल्यूज, तो लूज ले लेते हैं इसमें से, LUS से लूज। तो आदमी जब अपना माइंड खो देता है, मतलब जब कोई भी चीज़ समझने से परे हो जाता है, कि अब मैं भी देख रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पिक्चर कैसे बनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड को खो रहा हूँ, मतलब कि मेरे सोचने समझने की शक्ति यहाँ पे बंद हो गई है, खो चुकी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पिक्चर कैसे लिया गया होगा, ठीक है। हालांकि मैं अभी इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, बाद में जरूर लगाऊंगा। तो लूज हो गया, दिमाग को खोना, लूजिंग माइंड। तो जब आदमी का माइंड लूज हो जाता है, किसी चीज़ की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो इल्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो वो इल्यूजन को समझ भी नहीं पाता। तो इल्यूजन मतलब हो गया भ्रम, जो दिखता है वो होता नहीं है। और निमोनिक आप याद करेंगे लूज से, लूज जब आपका माइंड लूज हो जाए, खो जाए, आप कोई चीज़ सोच समझ नहीं पा रहे हो, हर चीज़ आपको भ्रम जैसा लगता है, दैट इज इल्यूजन। क्लियर? चले, तो इल्यूजन हो गया। अब आते हैं एल्यूजन। एल्यूजन के लिए मैंने कोई इमेज नहीं रखा, क्योंकि इमेज मुझे ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। मैं आपको एक सेंस दे देता हूँ, हरक्यूलियस, हरक्यूलस, ठीक है, हरक्यूलस का नाम आपने सुना होगा, या फिर आप एक्लीज सुने होंगे, ACHILLES, एक्लीज हिल एक इडियम आता है। तो हरक्यूलस है या एक्लीज है, या आपने टाइटैनिक तो देखा ही होगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी यूज किया, हरक्यूलियस, एक्लीज, टाइटैनिक, या और थोड़ा सा मैं करीबी आ जाता हूँ, अल्लू अर्जुन, आपको याद ही होगा, अल्लू अर्जुन जो साउथ के सुपरस्टार हीरो हैं, तो इनका भी आप नाम इसमें ले सकते हैं। एक्चुअली ये मैं क्यों नाम ले रहा हूँ, टाइटैनिक या हरक्यूलियस या एक्लीज या अल्लू अर्जुन, अल्लू मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे अल्लू आया हुआ है, ALLU, बिल्कुल वही उच्चारण है, अल्लू, तो एल्यूजन है। तो अल्लू अर्जुन या ये जो मैंने नाम लिए, ये दरअसल संकेत देते हैं। तो एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, किसी बात का संकेत, ठीक है, संकेत या इशारा, यानी वो एक बात का संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्लू अर्जुन, तो अल्लू अर्जुन का नाम सुनते ही हम किस तरह की फिल्मों का हमें संकेत मिलता है, डाउट आप बिल्कुल क्लियर होंगे, एक्शन फिल्में। जी हाँ, अल्लू अर्जुन का नाम सुनते ही हमें एक्शन, या अगर उनकी थोड़ी पुरानी फिल्मों की ओर जाएं तो रोमांटिक प्लस एक्शन, जैसे आर्या वगैरह, ठीक है। तो अल्लू से आप याद रख लेंगे एल्यूजन को, कि अल्लू अर्जुन की फिल्में एल्यूजन होती हैं, एक संकेत होती है कि वो एक्शन मूवीज़ होंगी एंड ऑल। और टाइटैनिक का मैंने जिक्र किया, तो टाइटैनिक क्या है, टाइटैनिक एल्यूजन है इस बात का कि वो एक बहुत ही बड़ा बहुत बड़ा जहाज़ था जो डूब गया और हज़ारों लोग मारे गए। तो यहाँ पे टाइटैनिक सिंबल है एक बड़े चीज़ का, ह्यूज चीज़ का, जो बहुत ही लार्ज है, बहुत ही विशाल है, जैगेंटिक है, मैग्निफिसेंट है, ठीक है। मैंने हरक्यूलियस का नाम लिया
क्योंकि ये बंदा बहुत ही ताकतवर था, तो इससे संकेत मिलता है ताकत का। मैंने एक्लीज का नाम लिया, तो एक्लीज के बारे में आपने पढ़ा होगा ट्रॉय वगैरह में। जो आपने अगर नॉवेल पढ़ा हो तो ट्राई, या फिर मूवी देख सकते हैं ट्राई, उसमें एक्लीज का रोल किया गया। तो ये कैसा इंसान था, ये एक वल्नरेबल पर्सन था, जिसको आप कहीं भी मारो तो ये नहीं मरता, पर इसके एड़ी पे, हील पे अगर चोट करो तो ये मरता है। तो ये भी एक एल्यूजन है, संकेत है, इशारा करता है ताकत की ओर, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल है। तो एल्यूजन मतलब होता है संकेत जो किसी चीज़ का इशारा करता है। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उससे आप समझ लेंगे कि एल्यूजन क्या है। और निमोनिक ट्रिक ये है अल्लू। तो अल्लू इज द एल्यूजन फॉर एक्शन मूवीज। अगर एक लाइन में कहूँ तो अल्लू इज द एल्यूजन फॉर एक्शन मूवीज, कि अगर अल्लू अर्जुन हीरो है, चाहे वो सोल्जर हो या बहुत सारी फिल्में आई, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहे, तो वो आप ले सकते हो इसमें एल्यूजन के तौर पे। क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स टेक अनदर वर्ड इज रिलक्टेंट वर्सेस रेटिसेंट। रिलक्टेंट होता है जो किसी काम को करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, उसको रिलक्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि अनविलिंग, ही इज नॉट विलिंग टू डू। अनविलिंग, अनिच्छा से कोई भी काम करता है, अगर करता भी है तो अनिच्छा से करता है, या तो करता ही नहीं है, तो वो रिलक्टेंट होता है। जैसे स्कूल जाता हुआ ये बच्चा, तो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को कि स्कूल बड़ी अनिच्छा से जाते हैं, मन नहीं होता है, लेट से उठते हैं, धीरे धीरे तैयार होते हैं, और बड़ी क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंगे की तरह स्लो चलते हैं, मुड़ मुड़ के भी देखते हैं, ये सोचते हुए कि शायद उनको पेरेंट्स रोक ले कि भाई मत जाओ, आज रहने दो। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है जो बड़ी अनिच्छा से काम करता हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये इमेज दिया, स्कूल जाता हुआ एक बच्चा। अब इसका हम निमोनिक ट्रिक देख सकते हैं। रिलक्टेंट, LUCT, लक्ट को मैं बना दूं लटक। ठीक है, तो काम को बड़ा लटक लटक के करता है, या यूं कहें कि लटका के करता है। लक्ट, लटक। देखिए, थोड़ा ज़बान को पलटना पड़ेगा, जब आप निमोनिक ट्रिक बनाते हैं तो ऐसी चीज़ें करनी होती है। तो लक्ट का लटक बना सकते हैं, या लटका के। तो लटका लटका के काम कौन करता है भाई? आपने किसी को काम सौंपा, अब वो है कि काम एक बार में नहीं कर रहा है, थोड़ा सा काम किया, फिर आपको 2 महीने बाद बुलाया, फिर काम किया, फिर 1 हफ्ते बाद बुलाया, तो वो क्या करता है? लटका लटका के। तो वो ऐसा क्यों करता है? कि क्योंकि वो रिलक्टेंट पर्सन है, इसलिए। तो रिलक्टेंट का मतलब जो काम को बहुत ही अनिच्छा से करता है, इज नॉट विलिंग टू डू। ओके, तो उसको हम रिलक्टेंट कहते हैं। तो लट से लटकाना या लटका लटका के काम करना आपको याद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट। तो इसके जैसा ये भी आता है। रेटिसेंट के लिए ये इमेज देखिए। रेटिसेंट का मतलब होता है ये भी हिचकिचाता है, पर ये बोलने में हिचकिचाता है। ठीक है, ये काम करने में नहीं। रिलक्टेंट वो होता है जो वर्क करने में थोड़ा सा हिचकिचाता हो, और रेटिसेंट वो होता है जो बोलने में हिचकिचाता हो, संकोच करता हो, शर्माता हो। और अब यहाँ देखिए इमेज के तौर पे एक लड़की है जो अपने दांतों को दबा रही है, तो जाहिर सी बात है ये हिचकिचा रही होगी, इसको शर्म आती होगी। शी इज साई टाइप ऑफ गर्ल, तो ये रेटिसेंट है। ठीक है, अब इसका इमेज हम निमोनिक देख लेते हैं। निमोनिक में रेटी को आप बना दीजिए बेटी। तो अक्सर जो होती हैं बेटियां, ये गर्ल्स संकोची होती हैं, जल्दी खुलती नहीं है, आपस में बातें करती हैं, कम बातें करती हैं। अब अगर बहुत करती हैं वो एक मैटर है, पर ज़्यादातर रेटिसेंट नेचर की होती हैं। तो रेटी को बेटी कर दीजिए। ये बस हम लोग याद रखने के लिए इस तरह का लॉजिक लगाते हैं, पर मेन तो होता है कि आप इमेज बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, पर आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। तो रेटी से बेटी, और बेटी जो होती है वो रेटिसेंट होती है। हाँ, अगर कोई बहुत ही गैरुलस है, बातों नहीं है तो और बात है, पर फिलहाल याद रखने के लिए रेटी से बेटी। और बेटियां जो होती है वो थोड़ी शाई होती है, संकोची होती है। ठीक है, तो रिलक्टेंट वर्सेस रेटिसेंट क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट वर्ड, कैपिटल वर्सेस कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल ये आप जानते ही हैं। कैपिटल यानी इसके कई मतलब होते हैं। एक तो आप जान रहे हैं राजधानी, जिसके लिए मैंने ये इंडिया गेट का इमेज लिया है। कैपिटल मतलब राजधानी।
एक मीनिंग आप जानते हैं पूंजी, ओके। और एक होता है वो आपका बड़ा अक्षर, अल्फ़ाबेट का जो बड़ा फॉर्म होता है, लेटर, बिग लेटर, जिसको कैपिटल लेटर हम कहते हैं। तो ये करीबन 3 मीनिंग हो जाते हैं, पूंजी, राजधानी या कैपिटल लेटर। तो ये आप जानते हो, कन्फ्यूज़न इसमें नहीं, कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें हो। कैपिटॉल, कैपिटॉल, तो ये इमेज क्या है दोस्तों, ये है आपका वाशिंगटन डीसी। ये एक तरह का संसद भवन है, अमेरिका का है, यूएस का है, तो इसे कैपिटॉल कहते हैं। तो कैपिटॉल इज़ अ बिल्डिंग जहाँ पे एमएलएज वगैरह बैठते हैं, ठीक है, सभाएं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ सदन है, पार्लियामेंट हाउस है, वैसे ही ये डीसी, वाशिंगटन डीसी कैपिटॉल है। तो कैपिटॉल इज़ अ प्लेस वेयर लेजिस्लेचर या जो एमएलएज वगैरह बैठते हैं, अपने सदन की कार्रवाई करते हैं, कांग्रेस मीटिंग प्लेस भी कह सकते हो। तो ये कैपिटॉल होता है, ठीक है, ऐसा कोई भी सदन हो, दैट इज़ कैपिटॉल। अब इसका निमोनिक ट्रिक आप देख लीजिए। ऐसे तो कैपिट इज़ द रूट वर्ड, दोनों में है। कैपिट का मतलब होता है हेड। अब कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, वो हेड होता है पूरे देश का। राजधानी है तो जाहिर सी बात है वो हेड हो गया। और उसी तरह से इधर आपका कैपिट यहाँ पे भी है, तो ये हेड हो गया वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते होंगे। तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं रूट वर्ड के थ्रू। प्लस टॉल, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कैपिटल जो होगा वो कोई छोटी मोटी इमारत तो होगी नहीं, वो एक ऊंची बिल्डिंग होगी ना, तो इसलिए कैपिटॉल है। तो टॉल है मतलब लंबी है, तो कैपिटॉल वही होगा जो लंबा इमारत होगा, ऊंची इमारत होगा। तो ऐसे भी लंबी बिल्डिंग को टॉल कहते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका निमोनिक ट्रिक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरफ का एक्चुअली इमेज यहाँ पे उल्टा हो गया। ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका इमेज ये है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका इमेज ये है, ठीक है। अब थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, इसको हम पूरक कहते हैं। पूरक आप समझ रहे, कोई ऐसी चीज़ जो किसी को पूरा कर देता हो, जिसमें कमियां हो, उसको पूरा करने वाली चीज़। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो लेडी है, इन्होंने एक लेदर जैकेट पहना हुआ है, एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल ऑल्सो। और ये उन्होंने कैप डाला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो कैप है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, एक पूरक की तरह काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये कैप नहीं पहनते तो शायद इतनी गॉर्जियस, इतनी सुंदर नहीं लगती जितना कि कैप पहनने से लग रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ जो किसी अधूरी चीज़ को पूरा करे, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। या फिर आप ड्रेसेस में और भी हम यूज़ करते हैं ना कि भाई तुम्हारे इन चूड़ियों के साथ ये वाइट सूट अच्छा है, या वाइट सूट के साथ जो है ये बैंगल्स सूट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही हैं, कि इसकी सुंदरता को बढ़ा दे रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसी अधूरी चीज़ को पूरा कर दे। आप शर्ट पैंट पहन के, कोट पहन के चले आए, लेकिन आपने टाई नहीं लगाया, तो हम कहेंगे भाई अगर टाई लगा लेते तो तुम थोड़े और स्मार्ट लगते। तो वो तुम्हारे आउटफिट को जो है वो कम्प्लीमेंट कर देता है, यानी पूरा कर देता। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक हो गया, ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे निमोनिक ट्रिक से, तो वो भी आप देख लीजिए। कॉम्प्ली को आप बना दीजिए कॉम्प्लान। जैसे कॉम्प्लान होता है ना, वो एक बीवरेज है, जैसे हॉर्लिक्स है, और फिर दूसरे भी बीवरेजेस होते हैं पेय पदार्थ। तो कॉम्प्लान भी होता है हॉर्लिक्स की तरह, या बॉर्नवीटा है। तो कॉम्प्लान पीने से क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व हैं, अगर आपके अंदर कोई कमी है, आप अच्छा से खाना नहीं खा रहे हो, और अगर आप 2 गिलास कॉम्प्लान पीते हो, तो आपके जो अंदर पोषक तत्वों की कमी है वो कॉम्प्लान क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्ली से कॉम्प्ला कर दिया हमने, वो कॉम्प्लान उसको पूरा कर देता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह से पूरक का काम करता है। अब जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है, एक्चुअली ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनका जो बेसिक फ़र्क है वो बस ई और आई का है, बाकी स्पेलिंग आप मिला लीजिए, सेम टू सेम। तो आई वाला होता है प्रशंसा, जो कि इमेज इसका यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे एक आई थिंक म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है, सिंगर स्टेज पे मौजूद होंगे, यहाँ पब्लिक है हाथ उठा के, जाहिर सी बात है तारीफ़ ही कर रही होगी, प्रशंसा कर रही होगी कि तुम अच्छा गाते हो एंड ऑल। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्लियर। तो ऐसा कोई इमेज जिसमें आप प्रशंसा वगैरह देखो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक ही ऐसे याद नहीं रहेगा, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद करेंगे ई एंड आई। तो जिसमें आई है बीच में वो हो गया बधाई। बधाई, बधाई में
आई होता है, देखिए लास्ट में आकार आ ई है, तो आई वाला बधाई हो गया, ठीक है। और जिसमें आई नहीं है वो आपका प्रशंसा हो गया, सॉरी पूरक हो गया, ये वाला पूरक हो गया कॉम्प्लीमेंट। और जिसमें आई लगा है वो बधाई हो गया। तो आई और ई से आप क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सा बधाई का है यानी प्रशंसा का है और कौन सा पूरक का है, ठीक है। तो आई होप ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं, दैट इज इमिग्रेट, इमिग्रेट। तो आपने सुना कि उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो है ऑलमोस्ट सेम है ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस। तो पहले आप देख लेते हैं इमिग्रेट को। इमिग्रेट का मतलब होता है जब आप कोई जगह कहीं जाते हो कुछ कमाने के लिए, व्हेन यू गो और एग्जिट, कहीं आप चले जाते हो कमाने के लिए बाहर, तो आप इमिग्रेट करते हो, ठीक है। इमिग्रेट हो गया जब आप कहीं बाहर चले जाते हो कमाने के लिए, जैसे लोग अमेरिका, लंदन, चाइना, अब चाइना तो अभी कोई जाएगा भी नहीं ऐसे हाल में, और दूसरे गल्फ कंट्रीज वगैरह में जाते हैं तो वो इमिग्रेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हैं फ्लैग्स के, और यहाँ पैसे हैं, तो पैसे कमाने के लिए लोग अक्सर जो है दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं। तो ये जो क्रिया है, ये जो जाना है, दैट इज इमिग्रेट, ओके। और इसको निमोनिक से कैसे आता है, ई फॉर मैंने अभी लिखा था ना एग्जिट, तो जहाँ ई शुरू में आ रहा है मतलब वहाँ पे एग्जिट करना, मतलब आपको वहाँ पे लीव करना है, चले जाना है, वहाँ गो रहना है। तो अक्सर ये वाला वन वर्ड वगैरह में आता है, ऑप्शन में क्वेश्चन में दे देता है, और ऑप्शन में दोनों वर्ड रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न बनी रहती है। पर आज के बाद ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो ई फॉर एग्जिट या लीव या गो, तो जब कहीं जाने की बात होगी तो समझ लेना कि वो इमी वाला है, ई वाला है, इमिग्रेट, ठीक है। और इसी का अपोजिट है इमिग्रेट। इसमें होता है, जैसे मैंने यहाँ ताजमहल लिया, ताजमहल इमेज में इसलिए लिया क्योंकि लोग यहाँ इस देश में आते हैं कमाने के लिए, तो कोई बाहर से आके यहाँ सेटल हो रहा है, कमा रहा है, तो वो हो गया आपका इमिग्रेट, ये वाला आई वाला, क्लियर, ओके। तो इसलिए मैंने इंडिया का यहाँ पे इमेज लिया, ताजमहल का लिया जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे है कि जब कोई हमारे देश से बाहर कमाने चला जाता है तो वो इमिग्रेट हो जाता है, वो क्रिया इमिग्रेट कहलाती है। यहाँ पे एट ई लगा, वो क्रिया है, नाउन नहीं है। अब इसको निमोनिक से देख लेते हैं। तो इसका निमोनिक ये होगा आई, देखिए इसमें आई पहले है, तो आई मतलब यहाँ आया हो गया, तो कोई आया तो आई वाला इमिग्रेट, और कोई गया यानी ई एग्जिट वाला, तो ये इमिग्रेट ये वाला। तो कहीं गया तो ई वाला ले लेंगे, और कहीं से आया तो आई वाला ले लेंगे, तो ये ई एंड आई क्लियर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम अगर आ रहा है, कम, तो समझिए कि आई वाला है इमिग्रेट, और अगर गो लीव लिखा तो समझिए ई वाला है। तो क्लियर हो गया, किसी देश में आना कमाने के लिए तो इमिग्रेट आई वाला, और किसी देश में जाना कमाने के लिए तो ई वाला इमिग्रेट, क्लियर। जी हाँ, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। उच्चारण ऑलमोस्ट अगेन सेम है, स्टेशनरी स्टेशनरी दोनों अलग अलग चीज़ें। सबसे पहले ये स्टेशनरी देख लेते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, स्थिर हो, ठीक है। और ये स्टेशनरी का मतलब हो गया लिखने की जो सामग्री है, इसको हम स्टेशनरी कहते हैं, लिखने की सामग्री, दैट इज स्टेशनरी, ओके, लिखने वाली सामग्री। अब इसको फर्क कैसे करेंगे, तो इमेज आप पहले देख लीजिए, स्टेशनरी का इमेज, लिखने की सामग्री, यहाँ पे डायरी है, कॉपी कलम है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये स्टेशनरी हो गया। और ये आपका स्टेशनरी हो गया जहाँ पे आदमी स्थिर है। इमेज देखिए यहाँ पे मैंने लिया है पहाड़ का, तो भाई पहाड़ क्या होता है, पहाड़ स्थिर रहता है, तो मूव नहीं करता ना। ये पानी देखिए कितना शांत है, तो ये भी स्टेबल है, स्थिर स्टेशनरी है। ये लेडी यहाँ पे खड़ी है, ये भी स्टेशनरी है, स्थिर है। तो जो चीज़ स्थिर हो, अनमूविंग जिसको कह सकते हैं, कि जो मूव ना करता हो, अनमूविंग हो, मूविंग ना हो, तो वो स्टेशनरी हो जाता है। और ये आपका कॉपी कलम वाला है। चलिए, कन्फ्यूज़न फिर भी रहेगा, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो ए को पकड़िए यहाँ पे, ये जो ए है, क्योंकि स्पेलिंग में आप देखिए केवल ए और ई का फ़र्क है, बाकी तो सेम है।
तो ए क्या है, ए स्टैंड्स फर्स्ट। आप जब अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो सबसे पहले कौन खड़ा होता है, ए खड़ा होता है। तो खड़ा होना यानी मूव नहीं करना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो जहाँ ए आएगा मतलब वहाँ पे खड़ा हो गया, वो ए खड़ा हो गया, वो मूव नहीं करेगा। सबसे पहले ए आता है, ए खड़ा होता है, फिर बी खड़ा होता है, फिर सी खड़ा होता है। और इसमें जहाँ ई है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मेन तो आपको ये याद रखना है। अगर एक याद रहा तो फिर दूसरा वाला आप समझ जाएंगे, लिखने वाला वो सामग्री का समान सेंस हो गया। या फिर आप ऐसे देखें, ए, जब कोई आदमी चल रहा हो आप अचानक उसको कहते ए, तो जब आपने ए कहा तो वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है। वो फिर मूव नहीं करता, वहाँ से वो मूव नहीं करता, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। तो इससे ए बोला, वो अनमूविंग हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ए से क्या हो गया, स्टेबिलिटी यानी खड़ा रहना। तो स्टेशनरी मतलब क्या हो गया, स्थिर, जहाँ मोशन ना हो, मूवमेंट ना हो। क्लियर। और बाकी बचा ये वर्ड, तो ये आपका ऑपोजिट में रखिए कि अगर ए तो हो गया खड़ा वाला अनमूविंग, तो दूसरा वाला हो जाएगा लिखने की सामग्री, कॉपी, किताब या पेंसिल वगैरह वगैरह। क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। ओके दोस्तों, इसके लिए मैंने कोई इमेज नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्रॉपर इमेज नहीं मिला। तो आई विल ट्राई बाय सेंटेंसेस, वाक्य के द्वारा। तो इम्प्लाई वर्सेस इन्फर, दोनों का मीनिंग हिंदी में ऐसे एक जैसा लगता है पर होता नहीं है, और हम इसको इंटरचेंजेबली यूज भी नहीं कर सकते। ये अलग सेंस में यूज होता है, ये अलग सेंस में यूज होता है। ठीक है, बट दे साउंड्स सेम इन द मीनिंग। तो इम्प्लाई का मतलब है टू हिंट। देखिए यहाँ पे हिंट करने की बात कर रहा है, हिंट समथिंग विदाउट सेइंग, हिंट समथिंग विदाउट। तो यहाँ पे हिंट एट समथिंग विदाउट सेइंग यानी बिना कुछ कहे हिंट कर देना। आप इसको ताना भी बोल सकते हो, एक लोकल लैंग्वेज में लोग ताना बोलते हैं कि नाम नहीं लिया लेकिन उसका नाम आ गया, उस टाइप की चीज़ है। जैसे जेम्स इम्प्लाइड, जेम्स ने इम्प्लाई किया। हिंदी क्या मीनिंग समझेंगे, हिंदी का मीनिंग हो गया संकेत। अगर आप हिंदी में मीनिंग लेना चाहें तो संकेत या इशारा, किसी तरफ इशारा वगैरह। हिंट यानी इशारा ही होता है। तो जेम्स ने संकेत दिया कि ही वॉज अपसेट, कि वो अपसेट है, बट ही वुड नॉट टेल मी वाई, लेकिन वो ये नहीं बताया कि क्यों। तो उसने संकेत तो दे दिया, इम्प्लाई कर दिया कि वो अपसेट है, लेकिन क्यों है वो नहीं बता रहा। तो अपने अपसेट होने का केवल इशारा कर रहा है, उसका रीज़न नहीं दे रहा। अगर रीज़न बता दे तो यहाँ इम्प्लाई वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे फिर। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेटेड यूज़ करेंगे, सेड यूज़ करेंगे, पर इम्प्लाई कर रहे हैं मतलब कि वो केवल हिंट दे रहा है, वो खुल के नहीं बता रहा कि मैं क्यों एब्सेंट हूँ, वो क्यों एब्सेंट था। तो इम्प्लाई का मतलब होता है ओनली हिंट, किसी बात की और इशारा या संकेत। और इन्फर का मतलब होता है कि यहाँ संकेत नहीं मिलता है, ना कोई कुछ कहता है। यहाँ पे भी कंक्लूड समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन स्टेटेड डायरेक्टली, यहाँ भी कोई बात आपको डायरेक्टली बताई नहीं गई होती है, पर हम मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और ये कैसे मान लेते हैं, ये हम उसके बिहेवियर से मान लेते हैं। मान लो कि कोई आदमी बॉस की ऑफिस से निकला हो और उसका मुंह लटका हुआ, तो हम तो मान लेते हैं कि भाई ज़रूर बॉस ने इसको झाड़ा होगा, डांट पड़ी होगी, है ना। तो इसको इन्फर कहते हैं, कंक्लूड कर लेना किसी बात का। इसका सिनोनिम डिड्यूस भी होता है, डिड्यूस। ठीक है, तो इन्फर करना। तो यहाँ के बाय नोटिसिंग हर बिहेवियर आई इन्फर दैट ही वॉज अपसेट, कि उसका बिहेवियर देख के मैंने नोटिस कर लिया। यहाँ भी बात नहीं कही जा रही, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि बोल कोई नहीं रहा। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक इशारा कर रहा है, दूसरा इशारा करता नहीं है। उसके हाव भाव, उसके जेस्चर, बिहेवियर से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो आपको याद हो जाएगा इम्प्लाई एंड इन्फर। ठीक है, अब अगर इम्प्लाई का निमोनिक ट्रिक हम देखते हैं तो ऐसा देख सकते हैं, इम्प, IMP, इम्प। दोस्तों इम्प का मतलब होता है पिशाच, ये आप जानते होंगे, भूत पिशाच। तो पिशाच अपनी मौजूदगी कैसे दिखाता है, अपने हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, वो हिंट देता है कि मैं यहाँ पे हूँ। वो आके कहता नहीं है डायरेक्टली कि मैं यहाँ पे हूँ, है ना, वो हिंट देता है। जैसे कुर्सी अपने आप हिलती है, हवा चलना, खिड़की के पर्दे उड़ना, खिड़की खुल जाना एंड ऑल। तो इम्प यानी पिशाच जो है
वो हिंट देता है, तो इम्प्लाई से हिंट आ जाएगा, इम्प से हिंट आ जाएगा, तो इम्प्लाई का मतलब हो जाएगा हिंट। उसी तरह इन्फर, फर, फर को आप फड़ यूज कर सकते हैं, फड़फड़ाना। तो भाई तुम इतने फड़फड़ा क्यों रहे हो, तो तुम्हारी फड़फड़ाहट से लग रहा है कि तुम अपसेट हो। तो यहाँ पे फर को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, फड़फड़ाना। तो जब आदमी फड़फड़ाता है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो जो है कैसा है, अपसेट है। ठीक है, तो इस तरह से निमोनिक ट्रिक का भी इस्तेमाल करके हम इनको याद रख सकते हैं। ओके, तो आते हैं अगले वर्ड्स की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और ये भी बड़ा ही कॉमन वर्ड है, अक्सर एग्जाम में आता ही है, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस और कॉन्सियंसस और कॉन्सस। ठीक है, तो सबसे पहले कंसाइंस क्या होता है? कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, अंतरात्मा जो आपके ज़मीर होती है, जिसको हम उर्दू में ज़मीर भी कहते हैं। तो अंतरात्मा या ज़मीर जो बताता है कि कोई चीज़ सही है कि गलत है। क्लियर? तो अंतरात्मा या ज़मीर उसको कहते हैं जो आपको ये बताता है कि कोई चीज़ रॉन्ग है या फिर राइट है। तो ये पता अंतरात्मा से पूछने पर चल जाता है। तो ये कंसर्न्स हो गया, कंसाइंस पढ़ सकते हैं। अब इसका ट्रिक क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ। साइंस, यहाँ देखिए पूरा वर्ड आप साइंस देख सकते हैं। वैसे तो इसमें रूट वर्ड भी है, लेकिन आप पहले रूट वर्ड देख लीजिए। कॉन मतलब आपका हो जाता है टुगेदर, कॉन मीन्स टुगेदर, और इसमें SCI, साई मतलब होता है नो। तो जहाँ मतलब हम चीज़ों को जानते हैं, वो एक साथ, यानी गलत सही दोनों को जानते हैं, वो कॉन्सेंस होता है, ये कॉन्साइंस होता है। आपकी अंतरात्मा जो दोनों चीज़ें जानती है, टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों, जो गलत है वो भी और जो सही है वो भी। तो जब हमें अपने अंतरात्मा से पूछना होता है तो हमें जवाब मिलता है कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है, तो वी नो। ओके, तो यहाँ पे कॉन्साइंस में रूट वर्ड है कॉन और साइंस, जो कि यहाँ तीनों में आप देख रहे हैं। तो ये रूट वर्ड कॉमन हो गया। अब आते हैं इसका निमोनिक ट्रिक। तो साइंस पूरा है, और साइंस में दो स्ट्रीम होते हैं, एक PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एक आपका PCM होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो कौन सा लेना है ये अगर जानना है तो अपनी अंतरात्मा से पूछो कि PCB पढ़ना है कि PCM पढ़ना है। तो कॉन्सेंस में हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ आपको ऑप्ट करनी है, लेनी है। ठीक है, तो कॉन्साइंस, इसमें अंतरात्मा से पूछने पर कौन सा साइंस लें, PCB लें कि PCM लें। तो आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हो। मैथ्स में अच्छे हो तो PCM लोगे, बायो अच्छा है तो PCB लोगे। तो कौन साइंस, ठीक है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कौन साइंस लेना है। तो कौन साइंस लेना है, या PCM या PCB। ठीक है, तो इसका निमोनिक हो गया। अभी अगला है कॉन्शियंसस। ठीक है, कॉन्शियंसस, इसका उच्चारण हो गया कॉन्शियंसस। ईमानदार, ईमानदार, या फिर हम बोल सकते हैं कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ। अब भाई आपने साइंस ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ, तो ये आप समझ गए होंगे। कॉन्शियंसस अगर आप हैं तो आप काम को कैसे करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। ओके, अब इसका निमोनिक ट्रिक क्या होगा, तो आपने साइंस तो ले लिया, अब है कि अगर आप उसको ईमानदारी से पढ़ेंगे, कॉन्शियंसस होके पढ़ेंगे, तभी आप उसमें पास करेंगे ना, और नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको साइंस को कॉन्शियंसस होके पढ़ना पड़ेगा, अब पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो साइंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर है? तो कॉन्शियंसस साइंस लिया, अब उसको ईमानदारी से पढ़ेंगे तो उसमें हम पास हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा कॉन्शस, ये कॉमन वर्ड है, कॉन्शस हम लोग यूज़ करते हैं। कॉन्शस मतलब जागरूक होता है या सचेत होता है। चलिए, तो ये मीनिंग आप जानते होंगे, मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे तो कॉमन वर्ड है फिर भी जानकारी के लिए। कौन सस को बना देते हैं शख्स, कौन शख्स। तो भाई आजकल हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक जागरूक व्यक्ति हैं तो आप पूछते हैं कौन शख्स ने ऐसा किया, यानी किस शख्स ने ये किया, किस शख्स ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, बुरा किया। तो कौन शख्स, शख्स को हमने बना दिया शख्स, कौन शख्स यानी किस व्यक्ति ने ऐसा किया। तो ये कौन सवाल करता है, कौन शख्स ने ऐसा किया, जो जागरूक होता है,
जो सजग होता है, ठीक है। तो सजग या सचेत, जैसा कि मैंने अभी लिखा था, तो ये सारे सेंस हो जाते हैं कॉन्शस के। तो इफ़ यू आर कॉन्शस यू विल आस्क कौन शख्स है जो ऐसा काम कर सकता है। ओके, तो आई होप कि ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। चलिए, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट, इसका मतलब है विश्वास पात्र, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हो, जिसको अपनी राज बता सकते हो, वो आपका कॉन्फिडेंट है। ये हम यूज़ करते हैं एक्चुअली मेल पर्सन के लिए। अगर आपका कोई दोस्त है और वो पुरुष है तो वो आपका कॉन्फिडेंट है। और इसी का अपोजिट है कॉन्फिडेंट है, ये भी वही है, विश्वास पात्र या हमराज, सेम चीज़ है। ये हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। जैसे आपकी वाइफ है या कोई फ्रेंड है जिसको आप अपनी सारी बातें बता सकते हो, अपना हमराज बना सकते हो, जो आपकी साथी है या संगिनी है, ठीक है, तो वो हो गया कॉन्फिडेंट। क्लियर? तो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में फ़र्क आप समझ गए, मीनिंग दोनों का सेम सेम, बस ये मेल के लिए यूज करेंगे, ये फीमेल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जैसे राधा इज़ माई कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पे हो गया राधा फीमेल के लिए, मोहन होगा तो कॉन्फिडेंट यूज हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्फिडेंट, तो ये कॉमन वर्ड है, आश्वस्त होना, किसी बात के लिए आप आश्वस्त हैं, यहाँ पे आधा सा होना चाहिए था। तो ये हो गया कॉन्फिडेंट, आप आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस गेम, तो कॉन्फिडेंट हो गया। अब आते हैं इसका निमोनिक ट्रिक अगर देखें तो फिदा, तो फिदा, फिदा आदमी होता है किसी चीज़ पे, वैसे इसमें रूट वर्ड भी है, ये आपका फिडे, फिडे मतलब होता है बिलीव, किसी बात पे विश्वास होना या करना, बिलीव फिडे से बना है। देखिए अब तीनों में फिडे आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें सब में विश्वास की बात हो रही है, इसलिए फिडे से बना हुआ है। और फिडे से और भी वर्ड बनते हैं, फिलहाल हम लोग नहीं उस पर जाने वाले। तो कौन फिदा, फिदा, फिदा कौन है भाई? तो जिस पर हम फिदा होते हैं, ठीक है, यहाँ फिदा हम लोग फिदे नहीं ले रहे हैं, रूट वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, निमोनिक यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए पूरा वर्ड आ रहा है फिदा, तो जिस पर हम फिदा हो जाते हैं उसको हम अपने दिल की हर बात बता देते हैं, उस पर हम भरोसा करते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है फिदा, ठीक है। तो जिस पर हम फिदा होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का हमराज होता है, हम उसको अपने दिल की सारी बात कहते हैं, उससे कुछ भी नहीं छिपाते हैं। तो जिस पर हम फिदा होते हैं वो वो हमारा विश्वास पात्र होता है, हमराज होता है, हम उसको हर बात शेयर करते हैं। क्लियर है? तो फिदा से आपको याद आ जाएगा, दोनों का सेंस बस बराबर याद रखना है। और लास्ट में ई लगा हुआ है, तो जैसे शी होता है ना, तो शी के अंत में ई होता है, तो ये आपका शी है। या फिर फीमेल में अभी लिखा था तो फीमेल में ई आता है, तो इससे आप पकड़ लेंगे कि कौन मेल के लिए कौन फीमेल के लिए। ओके, और कॉन्फिडेंट के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रिक की ज़रूरत है। वैसे रूट वर्ड फीडे मतलब बिलीव दिया हुआ है, तो आपको किसी बात पे बिलीव है या बिलीफ है तो आप आश्वस्त हो, कॉन्फिडेंट हो, दैट्स ओके। चले फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मोरल वर्सेस अमोरल एंड इमोरल। तो यहाँ पे देखिए मोरल मतलब क्या है? नैतिक, और इसी का जस्ट अपोजिट हो गया इमोरल, अनैतिक। आप जानते होंगे किसी भी वर्ड के पीछे ए या इम या अन या डिज लग जाता है तो जो वर्ड होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो मोरल नैतिक है तो इसमें अनैतिक हो गया। यहाँ हिंदी में भी हम लोग आ लगा के नेगेटिव बनाते हैं, संभव में अ, असंभव ऐसा। तो मोरल मतलब नैतिक। नैतिक अनैतिक क्या होता है? नैतिक होता है जब हम जानते हैं कि क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, हमें इस बारे में जानकारी है, तो इसको मोरालिटी कहते हैं, मोरल कहते हैं, ठीक है। मोरल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया मोरल मतलब नैतिक, किसी बात की आपको जानकारी है तो आप नैतिक व्यक्ति हो। इमोरल मतलब कि जानकारी है मगर उसको मानते नहीं है, तो वो इमोरल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम अनैतिक कहते हैं। ये जानता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है और मानता नहीं है। मोरल आदमी जानता है पर और मानता भी है, ठीक है। तो मोरल वही है जो जानता भी है और मानता भी है, सही गलत की पहचान है और उसको फॉलो भी करता है। इमोरल तब कहलाएगा जब वो सही गलत जानता है पर उसको मानता नहीं है, तो उसको हम इमोरल या दुष्ट व्यक्ति कहते हैं। ओके, क्लियर है? अब ये बीच वाला कौन सा वर्ड है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें आ लगा हुआ, एक्चुअली ये बता रहा है अनभिज्ञ मतलब इनोसेंट, इसको सही गलत से कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसको रॉन्ग राइट से कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई बच्चा, एक 5 साल का बच्चा है, किड है अगर वो मंदिर जाता है
और आपकी गोद से उतर के सीधे वो जूता पहन के घुस गया मंदिर के अंदर, तो पुजारी जी उसको थोड़ी कहेंगे कि तुम अमोरल बच्चे, इमोरल बच्चे हो। वो अमोरल है क्योंकि उसको नहीं पता है कि जूता पहन के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वो इनोसेंट है, सही गलत का उसको कोई अंदाज़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ व्यक्ति है, उसको हम मासूम कह सकते हैं। ठीक है, तो अमोरल मतलब एक तरह का मासूम आदमी जो सही गलत है नहीं, सही गलत का जानकारी नहीं रखता। तो मोरल कौन है? सही गलत जानता है और मानता है। इमोरल सही गलत जानता है पर मानता नहीं है। और अमोरल सही गलत से उसको कोई लेना देना नहीं, अभी उसकी उम्र नहीं है कि वो सही गलत जान सके, या उस स्थिति में नहीं है जो जानता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें मुझे नहीं लगता निमोनिक ट्रिक की कोई ज़रूरत है, आपको याद रहेगा, आसान ही है। चले फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर वर्ड नाउ, ऑरल एंड ऑरल। उच्चारण मुझे लगता है सेम ही जाएगा, ऑरल ऑरल। ओके, चलिए उच्चारण तो सेम जाएगा। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है? ये ऑरल है जिसका ताल्लुक है सुनने से, हियर या लिसन से। ठीक है, तो यहाँ इमेज देखिए, एक लेडी है जो कानों पे जो हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रही है, तो ये ऑरल हो गया। और ओरल हो गया जिसका ताल्लुक मुंह से है, यानी माउथ से हो या स्पीकिंग से है, बोलने से है। ठीक है, जैसे ओरल एग्ज़ाम होता है तो उसका ताल्लुक स्पीकिंग से होता है। अब यहाँ पे इमेज आप देखें कि एक लेडी है जिसके जो डेंटल चेकअप के लिए आई हुई है, तो इसके मुंह के अंदर चेकअप हो रहा है, तो ये ओरल चेकअप हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी फ़र्क कर सकते हैं निमोनिक में, ओरल ए यू, ये आपका ए यू जो है ऑड वाला है, ऑड जो रूट वर्ड होता है ए यू डी, ऑड, जिससे ऑडियो या ऑडियंस बनाते हैं। तो ये ए यू को याद रखिएगा, ए यू से हमारा चला जाएगा ऑड वाला, ऑड से ऑडियो, और ऑडियो को हम क्या करते हैं? लिसन करते हैं, सुनते हैं, है ना। और ओरल तो कॉमन है, इसलिए मुझे नहीं लगता इसको कुछ करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया, ऑरल एंड ऑरल। तो निमोनिक ट्रिक भी हो गया। एक्चुअली रूट वर्ड का यूज़ हमने किया ऑरल, ऑडियो से। ओके, और ये ऑरल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम वर्ड्स हैं जिनका कलेक्शन आप यहाँ देख रहे हो, इसको आप केयरफुली देखेंगे तब आपको याद होगा, नहीं तो केवल देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 15 नंबर में, स्केप्टिक एंड सेप्टिक। तो दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है पर फ़र्क है। सेप्टिक सभी जानते हैं, इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। अगर आप बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया तो आपको बोला जाता है कि सेप्टिक हो गया। जैसे यहाँ इमेज में देखिए कि एक फिंगर है जो कटा हुआ है, अगर जल्दी इसको सुई नहीं लगाई गई तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसमें बैक्टीरिया लग जाएगा और ये जख्म जो है बड़ा हो जाएगा, तो ये सेप्टिक हो गया। ठीक है, सेप्टिक हो जाने का डर है। और स्केप्टिक मतलब होता है डाउट, अगर DOUBT, अगर आपको डाउट है किसी चीज़ का तो आप स्केप्टिक हो। तो यहाँ इमेज मैंने जो लिया है वो लिया है, एक लेडी है जो आईने में अपने आप को, चेहरे को देख रही है, उसको डाउट है कि कहीं ना कहीं कोई पिंपल तो नहीं है, या मेरे चेहरे में लाइनिंग तो नहीं आ रही, झुर्रियाँ तो नहीं पड़ रही हैं। तो अक्सर ये जो हेल्थ कॉन्शियस है या अपने ब्यूटी को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो इस तरह से हमेशा डाउटफुल रहती हैं कि चेहरा कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा, तो दे आर वेरी स्केप्टिक। ओके, उनको यहाँ बात पे डाउट होता है कि ये खा ले, अंडा खा लेंगे तो कहीं पिंपल्स तो नहीं आ जाएंगे, तो वो स्केप्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक कॉमन वर्ड है, यूज़ करते हैं लोग, कहीं जख्म हो गया, सुई चुभ गई या जंग लगी, लोहे से कट गया, तो आदमी कहता है ना टिटनेस का सुई लगा लो नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा, तो ये सेप्टिक हो गया। अब एक छोटा सा ट्रिक यूज कर लेते हैं। सेप्टिक देखिए, जिसको डाउट होता है कि भाई सेप्टिक हो जाएगा, अब यहाँ दोनों चीज़ आ गया कि अगर कुछ हो जाता है तो स्केप्टिक आदमी को डाउट हो जाता है कि वो कहीं सेप्टिक ना हो जाए, तो स्केप्टिक को सेप्टिक का डाउट हो जाता है। ठीक है, तो सेप्टिक का डाउट किसको होता है? जो स्केप्टिक होता है। तो स्केप्टिक सेप्टिक हो गया। स्केप्टिक डाउटफुल होते हैं, सेप्टिक का उनका हमेशा अंदेशा होता है, जरा सा भी वुंड हो गया, कट गया, तो उनको लगता है कि कहीं सेप्टिक ना हो जाए, तुरंत वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं या इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो स्केप्टिक एंड सेप्टिक क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की ओर, टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस। तो यहाँ पे हमने वर्ड लिया है टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस। ये टॉर्चर वाला वर्ड है दोस्तों, इसका स्पेलिंग आप जानते होंगे, TORTURE।
इसी से बना है टॉर्चरस। तो यहाँ आप देखेंगे एक लेडी है जिसके ऊपर चेहरे पे जख्म है, उसकी पिटाई हुई है, तो उसको टॉर्चर किया गया होगा, किसी ने उसको टॉर्चर किया होगा, फिजिकली असॉल्ट किया होगा, तो ये टॉर्चरस हो गया, जो फुल ऑफ पेन होता है। टॉर्चरस मतलब फुल ऑफ पेन, जिसके अंदर बहुत दर्द है, जिसको बहुत दर्द है, फुल ऑफ पेन है, टॉर्चरस है। जिसकी पिटाई हुई है, चेहरे पे कटे हुए हैं, कट मार्क्स आप देख सकते हो, तो ये फुल ऑफ पेन हो गया, ठीक है, टॉर्चरस। और यहाँ पे है टॉर्चस। टॉर्चस का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही घुमावदार हो, बिल्कुल ही ट्विस्टी हो, ट्विस्टी, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट होते हो, ट्विस्टी। तो जैसे ये सड़क आप देखिए, ऐसे 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 कितना कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ट्विस्टी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जो आसान ना हो, जटिल हो, ठीक है। तो टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इमेज से तो आपने देख ही लिया जो मीनिंग है। टॉर्चर तो कॉमन वर्ड है, क्योंकि टॉर्चर से बना टॉर्चर वर्ड सब जानते हैं। इसको कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं TORT, टॉर्ट इज द रूट वर्ड। टॉर्ट का TORT, टॉर्ट, टॉर्ट का मतलब हो जाता है ब्रेक करना, किसी चीज़ को तोड़ देना। जैसे डिस्टॉर्ट एक वर्ड होता है ना, डिस्टॉर्ट, नष्ट कर देना, डिस्टॉर्ट। तो टॉर्ट को याद रख सकते हैं। तो जहाँ चीज़ें कटी छटी हों, टुकड़ों में बटी हों, या इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, तो वो कहीं ना कहीं टॉर्ट का ही सेंस देता है, ठीक है। तो आप यहाँ टॉर्ट को ब्रेक से याद रख सकते हो। मान लो कि कोई सड़क पे आप ड्राइविंग कर रहे हो, थोड़ी दूर सड़क है, फिर यहाँ कटी हुई है, फिर आपको घूम के जाना पड़ रहा है, फिर यहाँ से सड़क जुड़ी हुई है, फिर यहाँ कटी हुई है, फिर यहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये आपका कॉम्प्लेक्स है, टॉर्चुअस है, क्योंकि इसमें टॉर्च लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है, आप डायरेक्ट मूव नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये टॉर्चुअस हो गया। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। रीथ। देखिए दोस्तों, इसका उच्चारण थोड़ा आप समझ लीजिए। ये वाला पढ़ेंगे रीथ, रा दीर्घई री और था, और ये पढ़ेंगे रीद, रा दीर्घई और दा, रीद, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रीथ एंड ब्रीद, एक होता है ब्रीथ, BREATH, और अगर ई लगा देंगे तो ब्रीद। उसी तरह रीथ एंड रीद, ठीक है। तो ये उच्चारण हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? रीथ का मतलब होता है वो माला, कोई माला हो, फूलों की माला हो, हार हो, या सेहरा जो होता है दूल्हा बांधते हैं सर पे, तो माला हार सेहरा जो एक्चुअली गोल हो, सर्कल में हो। क्लियर? तो ये रीथ हो जाता है। और रीद क्या है? तो रीद का मतलब होता है सर्कल बनाना। यहाँ आप देखिए एक ऐसे ही माला बनाई जा रही है, इसको गूथा जा रहा है, तो रीद मतलब गूथना भी होता है, गूथना। और ये सर्कल नुमा होना चाहिए, मतलब गोल होना चाहिए, इस तरह से गूथना, ठीक है। तो यहाँ पे हार गूथा जा रहा है, माला गूथा जा रहा है, तो ये रीद हो गया। तो ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया, और ई लगा हुआ एंड में, तो ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। बिल्कुल जैसे ब्रीद एंड ब्रीथ का होता है वैसे ही। क्लियर? तो रीथ। अब याद कैसे करेंगे? निमोनिक ट्रिक से। मीनिंग तो आप समझ गए, रीथ मतलब फूलों का माला जो गोल हो, और रीद मतलब वही माला लेकिन इसको बनाने के सेंस में हो, गूथना या माला पिरोना। रीत, तो भाई हमारे यहाँ रीत है, रीत को बना देंगे रीत। हमारे यहाँ रीत है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उसको माला पहनाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, तो ये रीत का रीत हो गया, ठीक है। और जब हम उसको गूथेंगे, रीत करेंगे, तभी हम माला रीत पहना सकते हैं ना। तो रीत को रीत कर देंगे। तो हमारे यहाँ की रीत यानी परंपरा है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उसको फूलों की हार या माला पहनाते हैं। क्लियर? तो रीत से रीत हो जाएगा, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आई होप आप याद कर लेंगे इसको। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पेडल एंड पेडल। ओके, तो यहाँ पे वर्ड ले लेते हैं पेडल। पेडल आप देखिए, जो साइकिल का पेडल होता है ये वही पेडल है। आप जानते हैं बोटिंग में भी हम जाते हैं तो पेडल होता है, पेडल जिसको चलाते हैं तो बोट आगे बढ़ती है, साइकिल आगे बढ़ता है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए पेडल, तो उच्चारण है कि ये पेडल, पेडल। पेडल का मतलब होता है फेरी, वो जो फेरी लगाते हैं ना, तो फेरी लगा के सामान बेचना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, साफ लगेगा, फेरी। तो फेरी लगा के सामान बेचना। तो आप यहाँ देखिए इमेज में जो है फेरी वाले हैं जो सामान बेच रहे हैं, कोई सब्जी है, कोई फूल बेच रहा है, तो ये पेडल हो गया। अब चूंकि ये पैदल चल के ऐसा काम करते हैं
इसीलिए इनको पेडल भी कह सकते हैं। तो यहाँ अब जो निमोनिक ट्रिक का यूज हमने कर दिया, इमेज तो मीनिंग दे रहा, याद रखने के लिए हमने निमोनिक ट्रिक यूज किया। पैदल, तो पैदल चल के फेरी वाले बेचते हैं ना सामान, कुछ भी बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, फल सब्जी बेच रहे हैं, तो ये पैदल चलते हैं, तो ये पैदल हो गया। ठीक है, पेडल, तो पेडल से पैदल चलने का और फेरी लगाना है। तो सेलिंग गुड्स बाय पेडलिंग, यानी पैदल चलकर सामान बेचना। और ये पेडल आप जानते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं आपको पूछिएगा, आपको पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड्स, लोथ, LOTH एंड LOTHE। देखिए दोस्तों, यहाँ फिर उच्चारण जो है हम वही देख रहे हैं जो अभी देखा था, रीत हुआ था, उसी तरह ये लोथ होगा, इसको लोद नहीं पढ़ेंगे, ये लोथ हो गया। और ये वाला पढ़ेंगे लोद, ये आपका लोद है, सॉरी ये द आएगा। ओके, ये आएगा द, लोद। जैसे भी ब्रीथ हुआ था, इधर ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीद, उसी तरह यहाँ होता है रीथ, रीद, और एक होता है ना बाथ, और एक होता है बेद, बाथ एंड बेद। मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, बाथ बेद का, रीड ब्रीथ का, ब्रीथ का, कंफ्यूजिंग में अगला वही वर्ड इंक्लूड करेंगे। तो लोथ क्या होता है? लोथ का मतलब हो गया लेजी। ओके, तो इमेज में आप देखेंगे कि एक औरत है जो काम करने की बजाय आराम कर रही है, सी इज़ रिलैक्सिंग, तो सी इज़ वेरी स्लो इन वर्किंग। जाहिर सी बात है, ऐसा देखने से तो लग रहा कि काम छोड़ के जो है वो रिलैक्स कर रही हैं, तो सी इज़ लोथ। तो लोथ का मतलब हो गया लेजी, डल, ओके, और आलसी। और लोद का मतलब क्या है? लोद का मतलब होता है हेट। जी हाँ, लोद का मीनिंग है हेट, HATE, हेट। यहाँ देखिए एक औरत है, और अगर आप थोड़ा इसको बड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ लिखा आई हेट मंडे, तो उसको मंडे से क्या है? नफरत है। ठीक है, तो लोथ, लोद हो गया नफरत वाला, और लोथ हो गया जो लेजी है। आप देखे होंगे एक एनिमल है जिसका नाम है स्लोथ, SLOTH, आप गूगल पे देख सकते हैं, और बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ज़्यादा। अगर कछुआ की बात कोई स्लो होगा तो मुझे लगता है वही होगा, तो बहुत ही स्लो होता है, तो उसी से ये वर्ड लिया जाता है लोथ। ओके, तो लोथ क्या हो गया? हेट। तो मीनिंग आप समझ गए, लोथ यानी स्लो, और लोथ मतलब हेट। अब इसके लिए हम निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं। इमेज से तो आपने मीनिंग क्लियर कर लिया। लोथ अक्सर बोलते हैं ना, भाई खा खा के एकदम लोथ हो गया है, शरीर बढ़ गया है, लोथ यानी भारी भरकम शरीर वाला। और जो भारी भरकम शरीर वाले होते हैं थोड़ा लेजी भी होते हैं, है ना। तो ये हो गया लोथ आपका लेजी। और लोद में क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने लिखा था ना हेट, यहाँ लीजिए H, ये आ गया, ये A आ गया HA, ये आपका T आ गया HAT, और ये E आ गया E, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये जो हेट है वो चारों अक्षर आपके इसी में आ रहे हैं, HATE, हेट। तो यहाँ से आप निकाल देंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि लोद का मतलब, इस लोद का मतलब क्या है, हेट या ये वाला। ठीक है, तो यहाँ आप याद रख लीजिएगा HATE। यहाँ देखिए गौर से चारों अक्षर आ रहे हैं हेट का, तो ये लोद है, इसका मतलब हेट रहेगा। और ये LOTH है, लोथ यानी स्लो या लेजी होगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। दिस इज द सेकेंड लास्ट वर्ड। ओके, तो इसमें हमारा जो वर्ड है होर्ड एंड होर्ड। ये होर्ड जो है ये हो गया स्टोर वाला। ठीक है, होर्डिंग, जिसको आप होर्डिंग भी बोलते हो। तो आप यहाँ देखिए एक जनरल स्टोर है जहाँ पे चीज़ें हम स्टोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा एक जगह रख सकते हैं, वो होर्ड कहलाता है। ठीक है, और ये होर्ड है जहाँ बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, ये होर्ड हो गया, HORDE। ओके, तो होर्ड में फ़र्क है, एक बिना ई वाला है जिसमें स्टोर है, तो स्टोर में ई होता है पर इसमें ई नहीं रहेगा। और ये हो गया क्राउड। क्राउड में क्या होता है? CROWD। ठीक है, तो यहाँ डी में एंड हो जाएगा, साथ में ई भी लगेगा, तो यहाँ लोग, बहुत सारे लोग जमा होते हैं। ठीक है, तो होर्ड हो गया स्टोर एंड होर्ड हो गया पीपल। अब इसका निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं। होर्ड, होर्ड को आप होड़ लगा सकते हैं कि भाई इस चीज़ की होड़ लगी हुई है। तो होड़ में क्या होता है? बहुत सारे लोग जमा होते हैं। जैसे यहाँ पे होली खेलने की होड़ लगी हुई है, गुलाल से लोग होली खेल रहे हैं, काफ़ी भीड़ बनी है, तो यहाँ पे होली खेलने की क्या है? होड़ लगी हुई है, तो ये होड़ हो गया। यहाँ पे क्राउड हो गया, इसका मीनिंग क्राउड हो गया। होड़ मतलब क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल। और ये होड़ क्या हो गया? जहाँ पे हम सामानों को इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे भी होड़ है, लेकिन ये जो होड़ है
वो दरअसल थिंग्स का है, वस्तुओं का है। तो यहाँ पे होर्डिंग वाला होर्ड हो गया, जहाँ हम स्टोर करते हैं चीज़ों को बेचने के लिए, जो या तो उसी समय बेचा जाए या फिर बाद में बेचा जाए। ठीक है, चलिए फिर लेट्स टेक अनदर वर्ड, आई थिंक द लास्ट वर्ड। तो ये आपका लास्ट वर्ड है, इसको देख लेते हैं। फोरबेयर वर्सेस फोरबेयर, तो उच्चारण तो एक ही जैसा लग रहा है। अब आते हैं ये वाला, फोरबेयर हो गया पूर्वज, एंसेस्टर। जी हाँ, इसका मीनिंग हो गया पूर्वज या एंसेस्टर, और इसका मीनिंग हो गया परहेज करना, किसी चीज़ से परहेज करना, दूर रहना। बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे रिफ्रेन कह सकते हो, रिफ्रेन करना, या एब्स्टेन जानते हैं आप। और ये पूर्वज हो गया एंसेस्टर, हमारे जो एंसेस्टर होते हैं, CESTER। ओके, तो ये हो गया फोरबेयर एंड फोरबेयर। ठीक है, पूर्वज। तो ये आप इमेज में देखिए, फोरबेयर में पूर्वज यानी ये हमारे दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, तो ये हमारे फोरबेयर हो गए, यानी हमारे पूर्वज हो गए। और यहाँ देखिए सिगरेट पीने की बात हो रही है, या एक आदमी सिगरेट पी रहा है, तो हमें इससे से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, इससे एब्स्टेन करना चाहिए, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। स्मोकिंग इज पर्निशियस टू हेल्थ। ओके, अब इसका हम निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए फोर मतलब क्या होता है, आगे, और बेयर का मतलब अगर हम निकाले तो हो गया पैदा होना। तो भाई हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमसे आगे पैदा होते हैं, तभी तो हमारे पूर्वज होते हैं ना। तो ये हमारे दादा दादी नाना नानी जो होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं, क्योंकि वो फोर बेयर, बेयर मैंने पैदा होना, तो वो हमसे पहले पैदा हो जाते हैं, इसलिए वो हमारे पूर्वज हो गए। तो ये फोर से आगे और बेयर से पैदा होना, इसको आप जोड़ लीजिएगा तो मीनिंग आ जाएगा पूर्वज। अब यहाँ आ जाइए बेयर। बेयर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं भालू, क्योंकि हम निमोनिक ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो आपने एक कहानी देखा होगा, सुना होगा, दो दोस्त होते हैं, जंगल जाते हैं, उनकी मुलाकात एक भालू से होती है। तो वो जान बचाने के लिए क्या करता है, एक दोस्त तो पेड़ पे चढ़ जाता है और एक ज़मीन पे लेट जाता है। ठीक है, तो जब बेयर हम देखें तो हमें क्या करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसके सामने जाके खड़े हो जाएं, बल्कि हमें उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। पेड़ पे चढ़ जाओ या भाग जाओ या जो करना है करो, पर उसके सामने नहीं जा सकते हैं, उससे परहेज करना चाहिए। तो फोर बेयर का मतलब हो गया परहेज करना। यहाँ बेयर को पकड़ लीजिएगा और यहाँ दोनों को पकड़िएगा, फोर एंड बेयर। ओके, तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पर कोई नहीं, समझने के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने जितने भी वर्ड्स लिए हैं ऑलमोस्ट 40+ वर्ड्स थे, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बहुत से वर्ड पूछे जा चुके हैं और इसमें से बहुत से वर्ड होंगे जो आगे पूछे जाएंगे। तो इनको बार बार देखिए, रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है ये, इसको आपको याद रखना होगा लॉन्ग टर्म में। और अगर आप भूल गए तो फिर ये सारी मेहनत, मेरी मेहनत और आपकी तो बर्बाद होगी ही होगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट तो बिल्कुल कीजिए और बताइए कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ या आपको और कुछ नए वर्ड्स का कलेक्शन चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो ला सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।